मिर्जापुर नाम के एक छोटे से गांव में कौशल्या अपनी पोती सीमा के साथ रहती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वह बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन कौशल्या के घर पर गांव का जमींदार छगन लाल आया। जमींदार जी आप? हाँ मैं। तुम्हें कर्ज दिए हुए सालों बीत गए, लेकिन तुमने अभी तक मेरा कर्ज वापस नहीं किया। आज मैं अपने कर्ज लेने आया हूँ और सारे पैसे लेकर ही जाऊँगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा। यदि तुमने कर्ज नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूँगा। हाँ। थोड़ा दया कीजिए सरकार। कल मेरा बेटा शहर से वापस आने वाला है। वह जैसे ही घर आएगा मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। केवल 2 दिन रुक जाइए। इतने सालों तक आपने इंतजार किया है, बस 2 दिन का मोहलत और दे दीजिए सरकार। बस अब बहुत हो गया। हर बार तुम यही बोलती हो तुम्हारा बेटा आने वाला है, परंतु सालों बीत गए पर तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा है। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहती हो और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, वरना इस घर से बाहर निकलो। जमींदार जी दया कीजिए। यदि 2 दिन में मैंने आपके पैसे नहीं लौटाए तो मैं खुद ही यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बस 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। यदि 2 दिन में तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें इस गांव से धक्के मारकर बाहर फिकवा दूंगा। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। वहीं बगल में खड़ी सीमा सब कुछ सुन रही थी। वह अपने दादी के पास आकर बोली, दादी माँ, मेरे पिताजी 2 दिन में आ जाएंगे ना? यदि पिताजी नहीं आए तो यह जमींदार हमें गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। आज वह बहुत गुस्से में था। वह तो आज ही हमें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तू चिंता क्यों करती है? किशोर 2 दिन में आने वाला है और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगी। फिर चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद कौशल्या के घर पर गांव का एक आदमी भागता हुआ आता है। बूढ़ी अम्मा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, जरा बाहर तो आना। अरे बोला तुम, क्या हुआ ऐसे अचानक मेरे घर पे? अरे बूढ़ी अम्मा, गजब हो गया। आपको पता है, जिस कारखाने में आपका बेटा काम कर रहा था उस कारखाने में भीषण आग लगी थी और जितने भी मजदूर कारखाने में काम कर रहे थे सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए। और यह खबर मिली है कि उस कारखाने में जितने भी मजदूर थे कोई भी जीवित नहीं बचा। और इसी कारखाने में आपका बेटा किशोर भी काम करता था। यह बात सुनकर कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। अब मैं कैसे रहूंगी?
अगले दिन एक आदमी एक बड़ा सा सूटकेस लेकर गांव में आता है और उसे रास्ते में जमींदार मिल जाता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, यह कौशल्या का घर कहाँ है? आप मुझे बता सकते हैं? भाई साहब, आप कौन हैं? इस गांव के तो नहीं लगते। आप तो जानते ही होंगे, कौशल्या के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई। उसने इतने साल काम करके पैसे इकट्ठा किए थे। अब वह 2 दिन बाद घर आने ही वाला था कि तभी कारखाने में आग लग गई और सभी मजदूर उसमें जल गए। उसमें से कौशल्या का बेटा भी एक था। कारखाने के मालिक ने उसके घर वालों को कुछ पैसे दिए हैं जो मैं कौशल्या को देने आया हूँ। इतना सुनकर जमींदार के मन में लालच आ जाता है और वह सोचने लगता है, क्यों ना मैं बोल दूँ मैं ही किशोर का पिता हूँ और ये सारे के सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। वैसे भी वह बूढ़ी कौशल्या कर्ज देने से रही। मुझे इसको यहीं से भगाना होगा ताकि यह कौशल्या के घर तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें पता है तो बताओ, वरना मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, जिस किशोर की तुम बात कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। कौशल्या उसकी माँ है। कौशल्या ने जब से अपने बेटे के मौत की खबर सुनी है, वह रो रो कर पागल हो गई है और किसी को पहचान भी नहीं रही है। अरे अरे भाई साहब, आप रोइए मत। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, वरना मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, जो आपके बेटे ने इतने सालों में कमाया है। वह आदमी सूटकेस जमींदार को देकर वहां से चला जाता है और जमींदार भी जल्दी से सूटकेस लेकर अपने घर पर आ जाता है। जमींदार सूटकेस खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। यह देख जमींदार की आंखें खुशी के मारे चकाचौंध हो जाती है। अरे इतने सारे पैसे, अब तो मेरे मजे आ गए, मजे। उस आदमी को कितनी आसानी से मूर्ख बना दिया। चलो जल्दी से ये पैसे छुपा देता हूँ, वरना सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह किशोर के भरोसे थे। अब हमें जमींदार नहीं छोड़ेगा, वह हमें इस घर से निकाल देगा। मेरे आँखों के सामने मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। भगवान यह हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। दादी माँ, आप चिंता मत करिए, हम हैं ना, हम कैसे भी करके जमींदार का कर्ज चुका देंगे। आप ज़्यादा सोचेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सीमा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा पानी भरने जमींदार के कुएं पर जाती है। तभी वहाँ जमींदार के एक दूर के मित्र का बेटा आदित्य वहाँ आता है। आदित्य सीमा को पानी भरते हुए देखता है। वह मन ही मन सीमा को पसंद कर लेता है। जमींदार जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके मित्र रविंद्र
का बेटा आदित्य हूँ। अरे आदित्य बेटा, तुम? वो क्या है ना, बुढ़ापे में थोड़ी आंखें कमज़ोर हो ही जाती हैं। पिछली बार जब तुमको देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान नहीं पाया। बोलो बेटा, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, एक ज़मीन के सिलसिले में मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा था। वही ज़मीन देखने आया था और मुझे आपसे भी कुछ काम था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। लगता है सारा कारोबार तुमने देखना शुरू कर दिया है। हाँ चाचा जी, पिताजी की उम्र हो गई है, इसलिए सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। यह तो अच्छी बात है बेटा, वरना आजकल के बच्चे तो यूं ही आवारों की तरह पड़े रहते हैं। चाचा जी, जब मैं आपके घर पर आ रहा था तो मैंने कुएं पर एक लड़की को देखा। वह लड़की कौन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कौन लड़की? किस लड़की को देख लिया भाई तुमने? अभी जब मैं आ रहा था तो वह कुएं पर पानी भर रही थी। ठीक है आदित्य बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। जब जमींदार कुएं के पास जाकर देखता है तो उसकी बेटी रानी कुएं के पास ही खड़ी होती है। वह रानी को देखकर फिर से घर के अंदर चला जाता है और आदित्य से कहता है, अरे आदित्य बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वो मेरी ही बेटी है। अच्छा ठीक है, छोड़िए, जाने दीजिए। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ, बहुत समय हो गया। आदित्य वहाँ से चला जाता है, लेकिन जमींदार को शक हो जाता है। लगता है आदित्य बाबू को मेरी बेटी रानी पसंद आ गई है। चलो अच्छा है, मेरी बेटी इतने बड़े घर में जाएगी, उसकी तो नसीब ही चमक जाएगी। इतने बड़े लोग मुझे कहीं नहीं मिलेंगे। यह तो बहुत अच्छा हुआ। जमींदार मन ही मन बहुत खुश होता है। आदित्य अपने घर वापस आकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आज मैं गांव गया था, वहाँ मैंने एक लड़की को देखा। वह लड़की मुझे बहुत पसंद है। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? वह कौन है? अरे पिताजी, वो आपके मित्र है ना, छगन सेठ जी, उनकी बेटी है। अच्छा अच्छा, वो तो मेरा बचपन का मित्र है। यह तो बहुत अच्छी बात है। वह मुझे इस रिश्ते के लिए कभी मना नहीं करेगा। मैं कल ही जाकर उससे इस रिश्ते की बात करता हूँ। वह यह सुनकर बहुत खुश होगा। अगले दिन आदित्य अपने पिता के साथ जमींदार के यहाँ आता है। अरे मोतीलाल, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो। इस गरीब के लिए तुम्हारे पास कहाँ समय होगा, है ना? याद है, हमने साथ में ही मिलकर कारोबार शुरू किया था, लेकिन देखो आज तुम कितने बड़े आदमी हो गए हो और मुझे देखो, मैं वहीं का वहीं रह गया। अरे छगनलाल, तू भी क्या बात लेकर बैठ गया? जिस बात के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो बात तो तूने की ही नहीं। दरअसल मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। बस इसी सिलसिले में दोनों के रिश्ते की बात करने आया हूँ। यह सुनकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है। अरे हाँ हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात
और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अब अपने बेटी रानी को बुलाओ। मैंने जब उसे देखा था तो वह केवल 5 वर्ष की थी। तभी छगन सेठ अपने बेटी को आवाज लगाता है। रानी बिटिया, अरे ओ रानी बिटिया, जरा यहाँ तो आना। जैसे ही रानी वहां आती है, उसे देख आदित्य दंग रह जाता है। अरे चाचा जी, मैंने जिस लड़की को उस दिन देखा था, यह वह लड़की नहीं है, वो कोई और थी। आदित्य बाबू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शायद आप भूल गए हैं, ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी, मेरी बेटी राधा। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, यह वह लड़की नहीं है। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं आदित्य बाबू ने उस गरीब कौशल्या की नातिन सीमा को तो नहीं देख लिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले वही पानी भरने आई थी और शायद आदित्य बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। कैसे भी करके मैं कौशल्या और उसकी नातिन को इस गांव से हमेशा के लिए भगा दूंगा, इससे पहले कि आदित्य बाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ लें। अरे आदित्य बाबू, तुम चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को ढूंढ दूंगा। अरे आदित्य, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था मेरे दोस्त की बेटी तुम्हें बहुत पसंद है, और तुम्हारे कहने पर ही मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। अब तुम कह रहे हो कि यह कोई और है? यह क्या तमाशा लगा रखा है? इस लड़की में क्या खराबी है? मुझे रानी बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे मित्र के बेटी रानी से ही विवाह करो। परंतु पिताजी, मुझे उस लड़की से विवाह करना है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ओहो, आजकल के बच्चे भी ना माँ बाप की तो कोई बात ही नहीं सुनते हैं। ठीक है छगनलाल, मैं चलता हूँ। मैंने खामखा तुम्हें तकलीफ दी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? शायद मैंने ठीक से सुना नहीं होगा। इतना बोलकर आदित्य और उसके पिता वहां से चले गए। अरे आदित्य, यह सब क्या था? तुम्हें पता है छगनलाल मेरा बचपन का मित्र है। तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी? तुम्हें पता है ना उसे कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जो लड़की देखी थी वह छगन सेठ की बेटी रानी नहीं थी। मैं ऐसे ही किसी लड़की से विवाह नहीं कर सकता। बात वो नहीं है आदित्य, तुमने मेरे दोस्त का अपमान किया है। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो, तुम उसे जानते भी नहीं हो। वह कहाँ रहती है, क्या करती है, तुम उसे कैसे ढूंढोगे? वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए पिताजी, मैं उसे ढूंढ लूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन का समय देता हूँ। इन 5 दिनों में यदि तुम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें मेरे मित्र छगन की बेटी रानी से विवाह करना होगा। मुझे मंजूर है पिताजी। आदित्य बाबू को पूरे गांव में वह भिखारी बिमला की नातिन ही पसंद आनी थी क्या? इस गरीब के लिए मेरे बेटी का कितना अपमान हुआ है। मैं इसे इस गांव में 1 मिनट और नहीं रहने दे सकता। आखिर में थक हार कर आदित्य बाबू को मेरे बेटी से ही विवाह करना होगा। कल मैं उनसे कर्ज लेने जाऊंगा। मुझे पता है वह भिखारी मुझे कर्ज तो दे नहीं पाएंगे।
और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैं उन्हें गांव से भी भगा दूंगा, ताकि लोगों को मेरे ऊपर शक ना हो। यही सही रहेगा। हाँ। अगले दिन जमींदार कौशल्या के घर पर जाता है। अरे जमींदार जी, आप अभी तुम्हारे 2 दिन नहीं हुए? कहाँ गया तुम्हारा बेटा जो 2 दिन बाद आने वाला था? मुझे मेरे कर्ज अभी वापस दो, मैं नहीं जानता। जमींदार जी, मैं अभी इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे 2 महीने का मोहलत दे दो, मैं आपका सारा कर्ज लौटा दूंगी। अरे बुड़बक, मैं कोई मोहलत वोहलत नहीं देता। अभी के अभी मेरे पैसे मुझे वापस दो, वरना यह घर खाली करो। हम कहाँ जाएंगे बेटा? कहीं पर भी जाओ, पर इस गांव में तुम दोनों मुझे दिखने नहीं चाहिए। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। दादी माँ, हम अब अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके हम जमींदार का कर्ज नहीं भर पाएंगे। हमें यह घर छोड़कर जाना ही होगा। इतना कहकर सीमा अपने दादी कौशल्या के साथ घर से बाहर निकल जाती है और वह दूर कहीं जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कौशल्या बीमार पड़ जाती है। सीमा कौशल्या की देखभाल करती और जंगल से लकड़ियां काटकर उनको बाजार में बेचती। उससे जो भी पैसा मिलता, उन पैसों से उसके घर का गुजारा चलता था। सीमा बेटी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी नातिन मिली है। मैं बीमार हूँ, जिस वजह से तुम्हें कितना काम करना पड़ता है। नहीं दादी, मैं सारा काम आराम से कर लेती हूँ। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। मैं आपको नहीं देखूंगी तो भला कौन देखेगा? अच्छा हाँ दादी माँ, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगी। इतना बोलकर सीमा जंगल में लकड़ी तोड़ने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर सीमा घर नहीं लौटती। इस वजह से कौशल्या को चिंता होने लगती है। सीमा को तो अब तक आ जाना चाहिए था, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं। मुझे जाकर अपनी बच्ची को देखना चाहिए। इतना बोलकर कौशल्या सीमा को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। आधे रास्ते में चलते चलते कौशल्या की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वह चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। और दूसरी तरफ सीमा काम खत्म करके अपने घर पर लौट आती है। आदित्य जंगल के रास्ते सीमा को ढूंढ रहा था, तभी उसकी नज़र कौशल्या पर पड़ी। अरे दादी माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? तभी आदित्य कौशल्या को एक पेड़ की छांव में बिठाता है और उससे बोलता है। अरे दादी माँ, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। अरे बेटा, मेरी पोती सीमा जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी, पर वह अभी तक घर नहीं आई है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं उसको ढूंढने जंगल में आ गई। तभी मुझे अचानक चक्कर आ गया और मैं वहीं गिर गई। अरे दादी माँ, आप चिंता मत करो, वह घर आ जाएगी। आप अपने घर का पता बताओ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी आदित्य कौशल्या को उसके घर पर छोड़ता है।
इतने में सीमा घर के बाहर आती है। सीमा को देखकर आदित्य बहुत खुश होता है। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज मैंने इस बूढ़ी माँ की मदद नहीं की होती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। दादी माँ, आप ठीक तो हो ना? आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और मैंने बोला था घर से कहीं मत जाना, पर आप मेरी सुनती कहाँ हो? बेटिया, बहुत शाम हो चुकी थी, तुम घर पर नहीं आई तो मुझे चिंता होने लगी। इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने जंगल में चली गई। मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं गिर गई। भला हो इन सज्जन का, जिनकी वजह से मैं यहाँ तुम्हारे पास खड़ी हूँ। अगर ये वहाँ नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी दादी माँ की मदद की। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे दादी माँ, आप गांव छोड़कर इस घने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रही हैं? यहाँ आसपास तो कोई रहता भी नहीं है। यह सुनकर कौशल्या अपनी सारी आपा बीती बातें आदित्य को बताती है और अपने साथ हुए जमींदार की सारी करतूतें और साथ ही अपने बेटे को कारखाने में खो दिया यह बात भी बताती है। इतना सुनकर आदित्य बोला, दादी माँ, वह कारखाना मेरा ही है। मैं उस कारखाने का मालिक हूँ। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई और उसमें बहुत से लोग मारे गए। उस आग में जितने लोग मारे गए थे, मैंने उनके परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए उनके घर भिजवाए थे। क्या वह पैसे आपको नहीं मिले? बेटा, यहाँ पर कोई नहीं आया। तुम ही सोचो, यदि वह पैसे हमें मिल जाते तो हम इस तरह जंगल में क्यों रहते भला? इतना सुनकर आदित्य को धक्का सा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने आदमियों से कहकर पैसे भिजवाए थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। दादी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मैं पता लगाता हूँ आखिर वह पैसे गए तो गए कहाँ। आपको आपके हक के पैसे मैं दिलवा कर रहूँगा। आदित्य अपने आदमी को लेकर कौशल्या के घर आता है। वह आदमी कौशल्या को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। नहीं साहब, मैंने वो पैसे इनको नहीं दिए हैं। मैं तो इनको पहली बार देख रहा हूँ। पर हाँ, रास्ते में एक आदमी मिला था। वह बोल रहा था कि वह किशोर का पिता है, जिसकी वजह से मैंने उसे सारे पैसे दे दिए। मुझे नहीं पता कि वह मुझसे झूठ बोल रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक। क्या तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जिसको तुमने पैसे दिए हैं? हाँ मालिक, मैं उसे पहचान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे का समय देता हूँ। पूरे गांव में घूमकर पता करो वह आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए हैं। ठीक है मालिक। इतना बोलकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है और पूरे गांव में घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद वह भागता हुआ अपने मालिक के घर पर जाता है और बोलता है, मालिक, जिस आदमी को मैंने पैसे दिए थे उसका पता चल गया है। उस आदमी का नाम छगन सेठ है और वह गांव का जमींदार है। उसने मुझसे झूठ कहा था कि वह किशोर का पिता है और मुझसे सारे पैसे ले लिए थे। इतना बड़ा लालची इंसान
भला कैसे हो सकता है? खुद सारे पैसे भी रख लिए और बेचारी बूढ़ी माँ को गांव से भी निकाल दिया। अच्छा, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। मैं सीमा को पसंद करता हूँ, यह बात जमींदार जानता था, इसीलिए उसने दादी माँ को और सीमा को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसकी बेटी रानी से विवाह कर लूं। उस आदमी को कैसे सबक सिखाना है यह मैं अच्छे तरह से जानता हूँ। चलो मेरे साथ। उस आदमी के साथ आदित्य और उसके पिता जमींदार के घर पर जाते हैं। जमींदार जब उस आदमी को देखता है जिससे उसने पैसे लिए थे, उसे सामने देख वह हक्का बक्का रह जाता है। साहब, यही वह आदमी है जिसने मुझसे कहा था कि यह किशोर का पिता है और इसने मुझसे झूठ बोलकर सारे पैसे भी ले लिए थे। इतना सुनकर जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वह आदित्य के सामने शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, मुझे यकीन नहीं होता यह सब आपने किया है। एक गरीब के हक का पैसा आपने अपने पास रख लिया। आपको पता है किशोर के माँ को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। इतना सब करने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा तो आपने उन दोनों को गांव से बाहर ही निकाल दिया। आदित्य बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में पूछा था तभी मैं समझ गया था कि तुम सीमा के बारे में बात कर रहे हो। मैं अपने बेटी का विवाह तुमसे करवाना चाहता था, इसलिए मैंने कौशल्या और उसकी नातिन को इस गांव से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बेटा। अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा मित्र इतना नीचे गिर सकता है। तुमने एक गरीब को भी नहीं छोड़ा। आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। इतना बोलकर आदित्य और उसके पिता वहां से चले जाते हैं और फिर आदित्य और उसके पिताजी सीमा के घर पर जाते हैं और सारे पैसे कौशल्या को देते हैं और कौशल्या से उसकी नातिन सीमा का हाथ भी मांगते हैं। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है, झूठ कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, सच्चाई और समय के सामने घुटने टेक ही देता है।